देखिए बात करेंगे, आपके किताब है अलजबरा, ठीक है। क्योंकि अलजबरा स्टार्ट तो जहाँ से हम पढ़ाने जा रहे हैं वहाँ से नहीं है, लेकिन बेसिक यहीं से स्टार्ट है, इसलिए हम सेट थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्यों सेट थ्योरी से स्टार्ट करेंगे? हल्का सा इंट्रोडक्शन देंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल भी उसके अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। आप दुकान पे जाइए बुक स्टॉल पे, और उससे कहिए एक पेंसिल दे दीजिए, एक इरेजर दे दीजिए, एक शार्पनर दे दीजिए, एक स्केल दे दीजिए, एक प्रोटेक्टर दे दीजिए, एक कंपास दे दीजिए, या उससे कहिए ज्योमेट्री बॉक्स दे दीजिए, तो समझ जाएगा ना वो। अगर उससे ज्योमेट्री बॉक्स मांगोगे तो वही चीज़ देगा जो आप अलग अलग मांग रहे थे, नहीं देगा। किसी और दुकान पे जाइए तो वही देगा, चेंज कर देगा, वही देगा ना। क्यों? इसका मतलब ये पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ये सब मिला करके एक जो कलेक्शन बना, उसका एक नाम दिया गया ज्योमेट्री बॉक्स, जो कि वेल डिफाइंड था, वो सब लोग जानते हैं। आप दुकान पे जाइए और टी सेट मांग लीजिएगा, तो टी सेट में जितने भी दुकान पे जाओगे वो कप, प्लेट और जो भी थर्मस जो भी होता है वो दे देगा। यानी कि ये कप, प्लेट और थर्मस जो होता है उसका एक कलेक्शन है, उसका एक नाम दिया गया टी सेट, और सब जानते हैं। कीमत अलग की बात है कि कोई 200 दे, कोई 2000 ले, ठीक है। तो ये कहा गया कि सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को हम सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? डिफाइंड ऑब्जेक्ट, इसको हम कहते हैं सेट। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? आपने कहा कि संसार के सबसे सुंदर लोगों का समुच्चय, सेट। अब पता चला हम भी वहाँ झांक रहे हैं मैं सुंदर हूँ नहीं हूँ, मुश्किल है ना। मतलब कोई किसी के लिए तो हूँगा, किसी के लिए नहीं होऊंगा, ठीक है। तो क्या सुंदर होना एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है? नहीं है। संसार के बेस्ट क्रिकेट प्लेयर का सेट वेल डिफाइंड है? वेल डिफाइंड नहीं है। बैट के बीच में बॉल आई तो 6 रन, किनारा पड़ गया तो पता चला कैच हो गया, और ज़रा किनारा भी नहीं पड़ा तो पता चला आउट हो गया। तो यानी कि जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है उसको हम सेट कहते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि हर आदमी वही समझे जो आप समझा रहे हो उसको, ठीक है। इसको लिखते कैसे हैं? इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स का सेट लिखना है, कितने वॉवेल्स होते हैं? सबको मालूम है 5 होते हैं। तो सब लोग ऐसे लिखेंगे AEIOU, ठीक है। इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और इसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट इस सेट के अंदर है तो लिखा जाता है A बिलोंग्स टू E। अगर कोई एलिमेंट मान लिया F इसको बिलोंग नहीं करता है तो लिखेंगे F डज नॉट बिलोंग्स टू E। तो बिलोंग और डज नॉट बिलोंग हो गया। वो छोटी क्लासेस से हम बात कर रहे हैं जो कि आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए? तो सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि हम सभी एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। जैसे हमने कहा वॉवेल्स का सेट लिखो, तो आपने फर्स्ट लिख दिया AEIOU। हमने कहा वो सभी मंथ का सेट लिखो जो J से स्टार्ट होते हो, तो आपने कहा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और कुछ है? यही है ना, तीनों कोई हैं? नहीं, कभी कभी भूल जाते हैं लोग, मतलब इसमें भी भूल गए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हाँ यही। तो हम सभी एलिमेंट को यहाँ पर लिख देते हैं। वो मेथड क्या कहलाता है? रोस्टर फॉर्म। अब हमने कहा ठीक है, अपने सिटी या आप अपने कॉलेज के सभी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स का सेट लिखो, नाम लिखो। मालूम है आपको नाम? हाँ, मतलब हमने कह दिया, आप मान लिया हमने कह दिया कि GIC कॉलेज है एक, उसके सभी GIC लखनऊ मैंने ले लिया कि लखनऊ GIC के सभी स्टूडेंट्स का सेट लिखो। लिख सकते हैं आप, लिख तो सकते हैं, लेकिन अब हज़ारों लड़के उसमें होंगे तो कैसे हम उसको लिखें? हमने क्या किया, जितने भी GIC के स्टूडेंट हैं बुलाया और एक बोरे में भर दिया और ऐसे बांध दिया, ऊपर लिख दिया GIC स्टूडेंट ऑफ लखनऊ। उस बोरे के अंदर क्या है? GIC स्टूडेंट ऑफ लखनऊ। अब किसी ने कहा इसके अंदर क्या है, तो आपने एक स्टूडेंट को उठाया और देखो ये पहचाना, बोले हाँ ठीक, बंद कर दो। तो इस मेथड को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या कहते हैं? सेट
बिल्डर फॉर्म। कैसे लिखा जाता है? इसको प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहीं कहीं कहा जाता है। जैसे हम करेंगे क्या, जैसे हमको जीआईसी लखनऊ के स्टूडेंट का सेट चाहिए तो हम ऐसे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट, अ स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, अ स्टूडेंट ऑफ जीआईसी। ठीक है, ये हमने कर दिया। तो यानी इस एक्स के अंदर सभी बोरे में भरे हुए स्टूडेंट हैं और इनमें से वो स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट बानगी के तौर पे आपने उसको बताया। जैसे हमने कहा कि भाई वर्ल्ड के सभी कंट्रीज़ का सेट लिखिए, मालूम है कितने कंट्री हैं? मान लीजिए संख्या मालूम है आपको, हैं? हमने कहा वर्ल्ड के सभी कंट्री मालूम है कितने कंट्री हैं? ना सोचो, नहीं मालूम है। मालूम है? नहीं, कुछ नहीं होता है ना। हमने क्या कहा, कुछ का मतलब कुछ नहीं होता है। जैसे आज बोले खाना कहाँ से खाते हो, बोले नाक से खाते हैं। बोले नाक से खाते हो, थोड़ा सा नीचे, बस। अब थोड़ा सा नीचे में तो सिस्टम चेंज हो जाता है, ये नहीं चलेगा। तो यानी कि आपको वर्ल्ड के सभी कंट्री का सेट नहीं मालूम, तो आपने कैसे लिखना है? आप लिखेंगे, एक सेट लिखना है आपको, एक्स सच दैट एक्स इज अ कंट्री, अ कंट्री ऑफ वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड। तो ये तरीका होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म का। हम केवल उतना बता रहे हैं जो ग्रेजुएशन लेवल में बताने के लिए ज़रूरी है, अदरवाइज हम बताना नहीं चाहते थे। ठीक है, लेकिन चूंकि सेट थ्योरी है, मॉडर्न अलजेब्रा को ज़रा बड़े सीरियसली स्टूडेंट पढ़ते हैं बचपन से ही, इसलिए इसको बताना ज़रूरी है। ठीक है, अब सेट को लिखा कैसे गया समझ में आ गया। अब सेट के टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के सेट होते हैं, तो बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट। पहला होता है एम्प्टी सेट। तो अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट। नंबर 1 है एम्प्टी सेट। हम लिखेंगे नहीं, समझाएंगे केवल। एम्प्टी को वॉइड सेट भी कहते हैं, वॉइड सेट, वॉइड सेट, या इसको नल सेट भी कहते हैं, नल सेट। अगर मैं इस शब्द का मतलब पूछूं तो इस शब्द के मतलब में ही इसकी डेफिनेशन छुपी हुई है। एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि द सेट विच हैज़ नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो। उसको लिखते कैसे हैं? इसको हम एक लेटर फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम एक कर्ली ब्रैकेट बना देंगे, उसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप फाई मत लिख दीजिएगा, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाई उस सेट का एलिमेंट है, ये सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, फाई अकेला लिखा जाएगा। यानी किसी सेट में अगर कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसको वॉइड सेट कहते हैं या एम्प्टी सेट कहते हैं। या आपसे कोई ऐसी बात कह दी जाए जो संभव ना हो, जैसे हमने कहा कि 2 से बड़ा और 1 से छोटा नेचुरल नंबर। हमने आपसे कहा, एक सेट दे दिया, हमने कहा x सच दैट x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 1 वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या ऐसा पॉसिबल है? कोई ऐसा नंबर बताओ जो 2 से बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा हो। अब आप कहेंगे 3 2 से बड़ा है और 0 1 से छोटा है, एक नंबर की बात करूँगा, तो दोनों कंडीशन को फॉलो करें, तो ये संभव नहीं है। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? फाई से। जैसे मैंने आपसे एक सेट दे दिया b, हमने कहा x सच दैट x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या ये पॉसिबल है? तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ और देखता हूँ क्या x की वैल्यू रियल आएगी। तो हमने x स्क्वायर प्लस 2 को 0 कर दिया, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू रूट -2, और ये इमेजिनरी नंबर होता है। आप जानते हैं ये √2i लिखा हुआ है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल नंबर नहीं है। तो ऐसे सेट को हम एम्प्टी सेट कहते हैं। ठीक है, मतलब जो संभव ना हो, जो पॉसिबल ना हो। ठीक है, इसके बाद दूसरा होता है सिंगलटन सेट, SIN, सिंगलटन सेट। नाम से लग रहा है सिंगल, जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट हो। यानी कि हमने इसमें एक सेट लिखा
जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट लिखा, या हम कोई ऐसी कंडीशन आपसे कह दें जिसमें एक ही एलिमेंट पॉसिबल हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि सेट एक बी ले लिया है हमने, और हमने कहा x सच दैट x इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 7 व्हेन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। वो नेचुरल नंबर बताओ जो 5 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो। होता है कोई नंबर? नहीं होता है। और 7 से छोटा हो 6 होता है, तो एक ही होता है ना। तो यानी कि हम कह ऐसी बात रहे हैं जिसमें एक ही एलिमेंट पॉसिबल हो, तो ये सेट क्या कहलाएगा? सिंगलटन सेट कहलाएगा। ठीक है। दूसरा है आपका फाइनाइट सेट। अगला है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट नाम से लग रहा है कि भाई जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, जिन्हें आप काउंट कर सकें। जैसे आपने लिखा नंबर ऑफ हेयर्स इन द हेड ऑफ मिस्टर पी वाजपेयी, जैसे मेरा नाम पी वाजपेयी है, आपने कहा तो ये फाइनाइट है, मतलब 1 2 3 4 5 6 गिन लिया, 1520 नहीं हो सकता, 10 1000 हूँ। तो अगला सेट का क्या कहलाता है? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट। अगला सेट कहलाता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट यानी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो। जैसे हमने कहा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर कितने होते हैं? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। 1 से स्टार्ट को 1 2 3 4 5 6, 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, 90 साल मरने को हो गए, बोले क्या करे? बोले गिनती गिन रही हूँ, अभी पूरा कंप्लीट गिन नहीं पाई हूँ, अगले जन्म में गिनो। तो यानी कि वो नंबर फाइनाइट नहीं होता है। एक आता है अगर फाइनाइट सेट है तो कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट क्या कहलाता है? नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट। किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने प्रेजेंट होते हैं उसे उस सेट का कार्डिनल नंबर कहते हैं। जैसे मैंने एक सेट आपको दिया a इज इक्वल टू 1 2 3 4, कितने एलिमेंट हैं? 4, तो नंबर ऑफ a इज इक्वल टू 4, ये कार्डिनल नंबर कहलाता है। ठीक है। इसके बाद एक आता है इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट। इक्वल सेट, दो सेट इक्वल होते हैं अगर उनके एलिमेंट सेम हो। जैसे हमने एक सेट ए दिया 1 2 3 4, एक सेट बी दिया 2 2 3 3 4 1 1। अब बताओ दोनों सेट इक्वल हैं कि नहीं हैं? अब ये ना कहना कि इक्वल सेट का एग्जाम्पल दिया है तो इक्वल होंगे इसलिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये क्या दोनों सेट इक्वल हैं? पक्का तुमको इक्वल दिख रहे हैं? मतलब दो दो लिखने से सेट की वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगी? चेंज हो जाएगी ना, तो सेट इक्वल हो जाएंगे? नहीं होगी। सेट थ्योरी कहती है कि आप नंबर ऑफ एलिमेंट को चाहे एक बार लिखो चाहे 10 बार लिखो, बात एक ही होती है। पहली बात, अब इक्वल है कि नहीं है। दूसरी बात, यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, यानी a इज इक्वल टू बी। ये दोनों सेट कैसे हैं? इक्वल सेट कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या इक्विवेलेंट सेट होता है? व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब वो सेट इक्वल है कि नहीं अलग की बात है, नहीं है या है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हैं तो वो इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। जैसे मैंने एक सेट आपको ए दे दिया 1 2 3 4 5 और एक सेट बी दे दिया AEIOU, क्या दोनों सेट इक्वल हैं? दोनों सेट इक्वल हैं, मतलब इतनी भयंकर रूप से इक्वल नहीं है फिर भी सोच रही हो हाँ बोलेंगे ना बोलें? इक्वल नहीं है ना, लेकिन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। यानी नंबर ऑफ ए जिसको कहते हैं कार्डिनल नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने का मतलब दे आर इक्विवेलेंट सेट। ये इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है। इसके बाद एक आता है सबसेट। मैं इंट्रोडक्टरी क्लास ले रहा हूँ ये सेट थ्योरी का, उतना ही बताऊंगा जिन जरूरी है, शायद 2-4 चीज़ें छूट भी जाएं, छूट जाएं तो छूट जाएं क्योंकि उसको हमको ज़रूरत नहीं है। सबसेट जो हम बताने जा रहे हैं इसका यूज़ है आगे, इसलिए उसको ध्यान से समझिएगा। सबसेट नाम से लग रहा है कि सेट का छोटा सा, मतलब थोड़ा सा छोटा रूप नहीं लग रहा है?
सबसेट। सबसेट अगर दो सेट हैं ए और बी और ए के सभी एलिमेंट बी में हैं तो ए बी का सबसेट होगा। एंड इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इज इन बी देन ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी ए इज द सबसेट ऑफ बी। अब देखो हमने एक वर्ड यूज किया, हमने कहा ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी। हमने ये नहीं बोला कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आर इन ए, हमने ये नहीं बोला। बी के एलिमेंट ए में हमने नहीं बोले, यानी ए के सभी एलिमेंट बी में हैं लेकिन बी के एलिमेंट ए में है जरूरी नहीं है, हो सकते हैं, अलग बात है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूं, जैसे मैं सेट ए लिख रहा हूं 1 2 3 और सेट बी लिख रहा हूं 1 2 3 4, तो देखो ए के सभी एलिमेंट बी में है, क्या बी के ए में है? नहीं है, यानी ए के सब बी में है तो ए सबसेट बी कहलाएगा। ठीक है, अब इस सबसेट के साइन में एक दिक्कत है, अभी थोड़ी देर बाद हम बताएंगे। अब सबसेट्स निकाला कैसे जाता है? जैसे मैंने एक सेट दे दिया, एक एग्जांपल लेते हैं, एक सेट दे दिया ए 1 2, हमने कहा इसमें कितने सबसेट्स हैं, निकालिए इसके सबसेट्स, निकालिए सबसेट्स। यानी आपको वो सभी सेट निकालने हैं जो इस सेट के सबसेट हों। देखो 5 इस सब का सबसेट होता है, ये 5 के बाद कुछ होता नहीं तो 5 सब जगह एडजस्ट हो जाता है, तो 5 इसका सबसेट है। अच्छा, एक सिंगल एलिमेंट उठाओ 1, 1 भी इसका सबसेट है। भाई ये सभी पूरा एलिमेंट इसके अंदर है कि नहीं है, तो ये इसका सबसेट हो गया। 2 इसका सबसेट है और ये खुद अपने आप का सबसेट, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो ये है ना सबसेट, कितने सबसेट्स हो गए हैं? 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 2 यानी कि 4 हो गए। एक और एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा सेट ए 1 2 3 है, 3 एलिमेंट ले लिए और हमने कहा इसके सबसेट्स निकालो। तो पहले तुमने कहा 5 इसका सबसेट है, ठीक है, 1 इसका सबसेट है, एक एक एलिमेंट, 2 इसका सबसेट है, 3 इसका सबसेट है, 1 2 इसका सबसेट है, 1 3 इसका सबसेट है, 2 3 इसका सबसेट है और 1 2 3 भी इसका सबसेट है। कितने नंबर ऑफ सबसेट्स हैं? नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए? 2 की पावर 3 8। किसी भी सेट में जितने एलिमेंट होते हैं उसको 2 की पावर लिख देते हैं। अगर किसी भी सेट में n एलिमेंट हैं तो कितने सबसेट हो जाएंगे आपके? 2 की पावर n सबसेट हो जाएंगे। ये एक फार्मूला है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, कि नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकाला जाता है। आप एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे तो वहाँ सबसेट का साइन ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, साइन वो सही है लेकिन इस साइन में एक अंतर है। यहाँ पर इक्वलिटी भी हो सकती है, मतलब हर सेट अपने आप का सबसेट होगा। अगर 2 सेट इक्वल हैं तो उनको भी एक दूसरे का सबसेट कहा जा सकता है, लेकिन इसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या कहते हैं? प्रॉपर सबसेट। इसमें इक्वल नहीं हो सकते तो इसको नाम दिया जाएगा प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट में ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी लिखते हैं। यही कंसेप्ट वहां भी कहा गया कि ए के सभी एलिमेंट बी में है, यही यहां भी डेफिनेशन है। लेकिन यहां पर सेट दोनों इक्वल नहीं हो सकते। मतलब अगर हमने एक सेट आपको दे दिया ए और हमने कहा इसका प्रॉपर सबसेट निकालो, प्रॉपर सबसेट निकालो, तो ये 1 2 यहां नहीं लिखा जाएगा, यहां पर 1 2 नहीं लिखा जाएगा, बस इक्वल नहीं हो सकते ये, ठीक। तो अगर हम कहें कितने नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स हैं, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर, राइटिंग जरा समझ लीजिएगा जो लिख रहे हैं, सबसेट्स, तो 2 की पावर 2 थे, उसमें 1 कम कर दो, यानी कि ये 3 प्रॉपर सबसेट होंगे, ठीक है। जैसे मैं ये एक एग्जांपल लेता हूँ 1 2 3 और हम इसके प्रॉपर सबसेट्स निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये 1 2 3 नहीं लिखा जाएगा, इक्वलिटी नहीं लिखी जाएगी। तो कितने होंगे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट?
एक कम कर दीजिए यहाँ पर, यानी कि 7 हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, अब ज़रा समझिएगा, इसके पहले वाले केस में बी को ये मालूम था कि ए उसके इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ बी को मालूम है कि ए उसके इक्वल नहीं हो सकता, यानी ए हमेशा छोटा रहेगा। सही कह रहा हूँ? तो जब ए हमेशा छोटा रहेगा तो बी अपने आप को दादा समझेगा, बड़ा सुपीरियर समझेगा। तो यहाँ पर बी जो है ना, ये सुपर सेट कहलाता है। क्या कहलाता है? सुपर सेट। यानी इसको लिखते हैं बी सुपर सेट ए, लिखा यही देखो है। अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो बी को ये मालूम है कि तुम्हारी औकात हमारे बराबर कभी भी नहीं हो सकती। नक्शेबाजी दिखाएगा अपने आप को। इसके पहले केस में उसको मालूम था ये इक्वल भी हो सकता है, कि कल को पता चला कि ये हमारे इक्वल हो गया तो, लेकिन यहाँ बी को मालूम है कि आप हमसे हमेशा छोटे ही रहेंगे, तो अपनी सुपीरियरिटी दिखाता है, इसलिए बी को कहा जाता है सुपर सेट। बात समझ में आ गई? इसके बाद एक आता है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? जितने भी सबसेट्स होंगे उनका सेट कहलाता है पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट, सेट ऑफ सबसेट्स, सेट ऑफ सबसेट्स को हम कहते हैं पावर सेट। ये सब कुछ 11th क्लास लेवल में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। चूँकि उस समय बताया ना कि बहुत, एक तो पढ़ चुके भाई, पढ़ चुके, कौन याद रखे? 12th में वो है ही नहीं कॉन्सेप्ट। पार्ट 1 में है नहीं, पार्ट 2 में है नहीं, पार्ट 3 में फिर आया, अब भूल गए हम उसको। हमने एक सेट लिया, क्योंकि ज़्यादातर यही लिया जाता है 1 2 3। इसके सबसेट्स निकाले, सबसेट्स निकाले, प्रॉपर सबसेट नहीं। 5 इसका सबसेट, 1 इसका सबसेट, 2 इसका सबसेट, 3 इसका सबसेट, 1 2 इसका सबसेट, 1 3 इसका सबसेट, 2 3 इसका सबसेट, और ये खुद अपने आप का सबसेट 1 2 3। ये सबसेट्स निकालिए, ठीक है। हमको निकालना है पावर सेट, पावर सेट ऑफ ए। इसको ऐसे लिखते हैं, पी ए लिखा जाता है। ये नोट कर लिया है ना? अब देखो पावर सेट कैसे लिखते हैं। इसी सेट को आप कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए। अब आप तो दोबारा लिखिए, हमारे पास तो ऑप्शन है, क्योंकि मेरा तो वीडियो आगे चल चुका है, आगे स्टूडेंट यहाँ पहुँचेगा बाद में। आपने तो भी सबसेट्स लिखा है ना, आप पावर सेट लिखोगे, हाँ कर्ली में आ जाएंगे। अगर पहले से कर्ली में करोगे तो सबसेट कहाँ लिखोगे? चलो आप बंद कर दो, हाँ लिख लो, अलग की बात है। तो ये तो कहलाता है आपका कि भाई सेट का कंसेप्ट है हल्का फुल्का। अब ज़रा सेट ऑपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए।